Wonderful, welcome. Kindly let me know, am I audible to all of you? Yes, sir, you are. All right, thank you so much. Let's just formally begin our session. That is the very first session of the human puzzle, piercing the psychology together. और सबसे पहले जैसे खदीजा ने इंट्रोड्यूस करवाया तो मैं खुद को भी एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ माई सेल्फ हसीब अहमद सगीर एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अ सर्टिफाइड NLP एसोसिएट प्रैक्टिशनर फ्रॉम ABNLP as well as the founding president of Sky Hires Institute of Learning. और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इंशाल्लाह आज से इसका हम स्टार्ट ले रहे हैं और फर्स्ट सेशन है आज और इंशाल्लाह ये चलेगा तकरीबन 30 to 35 सेशंस इसमें होंगे आप सबके लिए जिनके किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी टू ज्वाइन ओके तो आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन का टॉपिक है दैट इज क्राइम सीन बिहेवियर एनालिसिस ठीक है टॉपिक को सुन के आप में से बहुत सारे लोग आई बिलीव कि उनको आइडिया हो गया होगा कि ये टॉपिक रिलेट कर रहा है फ्रॉम फोरेंसिक साइकोलॉजी ठीक है और सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ यानी कि आप लोगों से इमेजिन करवाना चाहता हूँ या लेट्स मैं ये कहता हूँ कि मैं आपसे पूछता हूँ ठीक है या आप लोग हैंड रेज कर दीजिएगा या आप लोग मैसेज में भी यानी कि बता सकते हैं लिख के कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने CID देखा है यानी कि जो ड्रामा आता है CID वो किस किसने देखा हुआ है ठीक है और दैट्स लाइक अ लॉट ऑफ रिएक्शंस वंडरफुल तो उसी तरह की एक चीज़ मैं ज़रा आप लोगों से ना इमेजिन करवाता हूँ छोटी सी ठीक है कि उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह सीधा जो है ना टॉपिक की तरफ मूव करेंगे एक्चुअली दैट्स माय वे ऑफ स्टार्टिंग द सेशन तो ताकि और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये सेशन जो है थोड़ा सा कम्युनिकेटिव सा रहे ये बोरिंग सेशन ना हो तो आप सब लोग भी क्वेश्चन करें चीज़ें पूछें और जो चीज़ समझ ना आए वो आप लोग पूछ सकते हैं अच्छा तो आप सब लोगों ने इमेजिन करना और देन मुझे बताना है ये आप सबने अभी कि लेट्स सपोज कि CID जो आप लोग देखते हैं आप लोग किसी भी इस तरह की टीम का पार्ट हैं आप लोगों को कहीं से कॉल आती है कि कहीं पे कोई एक सीन हुआ है ठीक है तो आप लोग वहां पे जाते हैं एंड यू गाइस सी अ बॉडी देयर ठीक है वहां पे एक बॉडी है ठीक है वहां पे एक क्राइम हुआ है तो आप लोगों की क्या अप्रोच होगी आप वहां पे जाके क्या करेंगे वहां पे क्या कुछ करेंगे जरा मुझे आप में से दो तीन लोग जो बताना चाहें या अपना माइक ऑन करके या लिख कर तो प्लीज वो जरा मुझे बताइए एनीवन सबसे पहले कोशिश तो ये होगी कि जगह को प्रिजर्व करने की कोशिश की जाए, क्राइम सीन की जहाँ-जहाँ जो-जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो वहाँ रहें और पुलिस को बुलाने की कोशिश होगी। और जब पुलिस आ जाएगी तो उसके बाद जो मैंने देखा होगा उससे अच्छे तरीके से पहले देख लूँगा कि क्या-क्या हुआ है या क्या-क्या नहीं हुआ। कोई चीज़ गायब तो नहीं हुई, लिखने की कोशिश करूँगा। बिलाल आप खुद उस टीम का पार्ट हैं ठीक है आप खुद उस टीम का पार्ट हैं तो एज अ टीम लेट से मैं आपको कहता हूँ आप पुलिस आपने कहा आप उनको कॉल करेंगे तो आप समझ ले आप उनका पार्ट हैं ठीक है आपको किसी ने वहां पे बुलाया है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी आप वहां पे जाके क्या करेंगे मैं वो सुनना चाह रहा हूँ एनीबडी जिसने हमें बुलाया सबसे पहले तो अगर वो पैनिक हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, उसको काम डाउन करेंगे और उस सिचुएशन जो उसने देखा है और उसने जो भी आई विटनेस किया है उसके बारे में मालूमात लेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। ऑलराइट वंडरफुल ठीक है आप सब लोगों ने कहा है जमारा ने कहा है मोना ने कहा है हीरा ने कहा है सायरा ने ओके तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसमें मिसाल के तौर पे आप लोगों को कोई कॉल आती है आप लोग जाते हैं कहीं तो जब आप वहाँ पे जाएँगे सबसे पहले मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि आपने देखा वहाँ पे कोई बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है? क्राइम कमिट हुआ है वहाँ पे, तो आप जाएँगे, आपने सबसे पहले उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया, ठीक है? वहाँ पे आपने कॉर्डन ऑफ करने के बाद कि कोई वहाँ पे अलाउड नहीं, उसके बाद आप वहाँ पे एनालाइज़ करेंगे पूरे के पूरे उस सीन को कि वहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ वहाँ पे हुई है, ठीक है? वहाँ पे क्या-क्या चीज़ मौजूद है, क्या और जो बॉडी पड़ी हुई है वो किस पोज़ीशन में है, किस तरह से उसको रखा गया है, वो रखा गया है या वो वहाँ पे पड़ी है या उस तरह से वो गिरी है वहाँ पे, ठीक है? और वहाँ पे क्या चीज़ें आपको ऐसा लगता है अपनी ऑब्ज़र्वेशन के हिसाब से कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन पर्पज़ वहाँ पे छोड़ी गई हैं
और क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है शायद गलती से वहां पे रह गई हैं ऑफेंडर के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप वहां पे देखेंगे, ठीक है। इस सारे सिनेरियो को हम क्या कहेंगे, इस सारे सिनेरियो को हम लोग कहेंगे क्राइम सीन बिहेवियर एनालिसिस। ठीक हो गया। अब हम फॉर्मली अपने सेशन की तरफ आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि ये टॉपिक ही फॉरेंसिक साइकोलॉजी पे बेस करता है। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी है क्या? फॉरेंसिक साइकोलॉजी बेसिकली क्या है कि इट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कि जब जब हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को साइकोलॉजिकल साइंस के साथ मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो हमारी फॉरेंसिक साइकोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। अब ये फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो करती क्या है? ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करती है इनसाइट्स इनटू द माइंड ऑफ ऑफेंडर, कि एक वो इंसान जिसने कोई क्राइम कमिट किया है, तो उसके उस क्राइम कमिट करने के पीछे उसके मोटिव्स क्या थे, उसके एक्शंस जो उसने किए हैं वो उसने क्यों किए हैं, मतलब वो बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन जो रीजंस हैं वो क्या हैं, उसने ये सीन इस तरह के मतलब क्यों कमिट किए हैं, एक अगर उसने जुर्म कमिट किया है तो क्यों किया है उसने, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं थ्रू फॉरेंसिक साइकोलॉजी, और एट द एंड हमने क्या करना होता है कि ब्रिंग देम टू द जस्टिस, कि हमने उनको कोर्ट में लेके जाना होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी में चल रहा होता है। इसके बाद हम आते हैं कि रोल ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है क्रिमिनल जस्टिस में क्या होता है, ठीक है। तो जब जब हम रोल के हवाले से बात करेंगे तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी का जो मेन रोल है वो यही होता है हमेशा कि प्रोवाइड करना बिहेवियरल इनसाइट्स टू द लॉ एनफोर्समेंट, पहली चीज। उसके बाद जो लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करना, एंड एट द एंड कोर्ट्स को प्रोवाइड करना, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो अब ये चीजें जब एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है तो उसके पीछे रीजंस क्या होती हैं। जी अनिला, आप अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। अच्छा, मूविंग ऑन। तो अभी मैं बात कर रहा था कि ये जब सारी की सारी चीजें, जी किसी का कोई क्वेश्चन है? सर सर क्वेश्चन नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जितनी पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे साथ, तो वो ज्वाइन करना चाह रही हैं बट नहीं हो रहा है, तो वो मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस की जा रही हूँ, तो मैं इनको क्या रिप्लाई करूँगी? जी मैंने एक्चुअली ये मेंशन किया था ग्रुप में कि क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हैं तो जिनका ज्वाइन हो जाता है वेल एंड गुड, अगर किसी का ज्वाइन नहीं हो पा रहा तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे ही सेशन ख़त्म होता है तो इंशाल्लाह यूट्यूब पर हम इस सेशन की पूरी फुल फ्लैश रिकॉर्डिंग अपडेट कर देंगे वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से लेक्चर को ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो मूविंग ऑन। तो अब मैं जो बात कर रहा था कि हम ये जो बिहेवियरल इनसाइट्स जब हम प्रोवाइड करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट को, लीगल प्रोफेशनल्स को या कोर्ट्स को, तो उसके पीछे मेन रीजन होती है कि हमने एक तो क्रिमिनल कंडक्ट जो है उसको समझना है कि वो क्यों हुआ है, और साथ ही साथ हमने विक्टिमाइजेशन को भी समझना है कि एक जो विक्टिम है जिसके साथ एक क्राइम कमिट हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसको जस्टिस किस तरह से हम लोग दिलवा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फोरेंसिक साइकोलॉजी में एक और चीज शामिल, ये प्लीज माइक अपना टर्न ऑफ कर लीजिएगा। तो इसके साथ साथ फोरेंसिक साइकोलॉजी में एक और चीज इन्वॉल्व होती है जो कि है ऑफेंडर्स प्रोफाइलिंग, ठीक है। अब ऑफेंडर्स प्रोफाइलिंग जो है वो होती क्या है? मिसाल के तौर पे एक कोई भी ऑफेंडर है जिसने कोई क्राइम कमिट किया है, अब उसके बारे में हमें नहीं पता, वो कोई एक अननोन पर्सन है, हमें नहीं पता, तो हम उसका पता कैसे लगा सकते हैं, उसकी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं? तो जब जब हम क्राइम सीन पे बिहेवियर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसका एक तरीका ये होता है कि हमने जो भी क्राइम सीन की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे कि मैंने स्टार्ट में मेंशन किया कि आप वहां पे वो चीजें देखते हो जो बाय मिस्टेक उससे रह गई हैं या उसने ऑन स्पॉट वहां पे छोड़ दी हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें आप देखते हो, आप ये देखते हो कि वो सीन जो है वो बिखरा हुआ तो नहीं है, ठीक है। किस तरह से एक क्राइम को कमिट किया गया है, या तो वो चीजें बहुत ज्यादा बिखरी हुई हैं या बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक क्राइम कमिट किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो क्राइम सीन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनसे आप अंदाजा लगाते हुए एक जो ऑफेंडर है उसकी प्रोफाइल बनाते हैं टेंटेटिव एज अ हाइपोथेसिस अपने माइंड में कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे जब चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ बिहेवियर एनालिसिस,
ठीक है, यहाँ तक प्लीज बताइएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज पूछ लीजिए। ऑलराइट, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं। जी जी प्लीज। सर इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चीज मिस्टेकनली रही है या बाय लाइक वो किस चीज का हिंट देना चाह रहे हैं, प्रोवोक करना चाह रहे हैं, इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये अभी आगे मैं इन्हीं पॉइंट्स की तरफ आ रहा हूँ। ये आगे पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। जस्ट इन केस अगर ये आगे आपसे क्लियर ना हो तो आप ये क्वेश्चन अगेन जो है कर सकते हैं, ठीक है। श्योर सर। ऑलराइट, किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर आई हैव अ क्वेश्चन जी जी प्लीज। कि सर इसमें आपने अभी जो 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हम लोगों ने, बिहेवियरल इनसाइट्स, लीगल कंसल्टेशंस और उसके अलावा जो हम लोगों ने प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, इसको अगर आप थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज़ आई एम मिसिंग समथिंग कि चीज़ों का कुछ कनेक्शन नहीं मुझे फाइंड आउट हो रहा, तो आप इसको अगर एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज़ तो। जी जी, 3 इन जो शॉर्ट। पॉइंट्स हैं, बिहेवियरल इनसाइट्स, लीगल कंसल्टेशन और ऑफेंडर प्रोफाइलिंग को आप कह रहे हैं कि इनको एक्सप्लेन करना है? सर। ऑलराइट, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी मिसाल के तौर पे मेंशन आप लोगों को किया कि जब जब हम एक क्राइम सीन पे बिहेवियर एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हम सबसे पहली जो वहाँ पे चीज़ करते हैं वो है बिहेवियरल इनसाइट्स, ठीक है। अब वो क्या है कि हमने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं, ठीक है, उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। उनको अप्लाई करते हुए हम जो एक ऑफेंडर है उसकी प्रोफाइल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये एक जो मुजरिम है, ये एक ऑफेंडर है, वो किस तरह की पर्सनैलिटी का हामिल हो सकता है, ठीक है। अब वो हम करते किस तरह से हैं, वो हम उस सारा का सारा जो वो सिनेरियो है, जो वो सारा का सारा सीन है जिसको हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, वहाँ पे हम चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पूरा जो सीन है वो बिखरा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ पे चीज़ें जो हैं, ऑफेंडर जो है उसने ऑन पर्पस छोड़ी हैं या कोई चीज़ वैसे गिरी है। अब इसको मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोगों ने, हो सकता है बहुत से आप में से ऐसे लोग हों जिन्होंने एक मूवी या देखी होगी धूम, ठीक है। उसमें जो ऑफेंडर होता है, क्रिमिनल जो होता है, वो एक साइन छोड़ता है, ठीक है। जहां पे भी वो क्राइम कमिट करता है वो साथ अपने एक साइन लाजमी छोड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सीन्स होते हैं कि जहाँ पे ऑफेंडर्स जो होते हैं ना, वो कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई चीज़ छोड़ देते हैं या किसी से कोई चीज़ चुरा लेते हैं, या जहाँ पे उन्होंने क्राइम कमिट किया होता है वहाँ पे कोई ना कोई एक मैसेज लिख के जो है ना छोड़ देते हैं हायर हायर अथॉरिटीज़ के लिए, इस तरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि क्राइम सीन पे कमिट हो रही होती हैं। अब जब एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वहां पे पहुंचता है तो उन्होंने ये सारी की सारी चीजें देखनी होती हैं और डेप्थ में इन चीजों को देखते हुए उन्होंने एक ऑफेंडर की प्रोफाइल फाइंड करनी होती है, ठीक है, कि ये किस तरह का शख्स है। क्योंकि बाद में मिसाल के तौर पे आपने उस क्राइम सीन को एनालाइज कर लिया कंप्लीटली, उसके बाद आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस भी तो करनी है ना। उस जो सस्पेक्ट है, जो ऑफेंडर है, आपने उसको पकड़ना भी है, कोर्ट में भी लेके जाना है। तो आप एक तो एरिया वो आपने कॉर्डन ऑफ किया, वहां से जो चीजें मिल गई, वेल एंड गुड। अब वहां से आप अपने हाइपोथेसिस बनाते हो कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर उनकी बेसिस पे जो सस्पेक्ट्स होते हैं आप उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हो, उन पे फिर आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल जो चीजें होती हैं, टेस्ट होते हैं, वो अप्लाई करते हो, अपनी ऑब्जर्वेशन वहां पे सामने आप लेके आते हो ताकि आपको सस्पेक्ट को फाइंड करने में आसानी हो। पॉइंट क्लियर हुआ? सर यस सर, इट्स क्लियर नाउ, थैंक यू। ऑलराइट, ओके, तो मूविंग ऑन, हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिहेवियर एनालिसिस। अब इसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी एक चीज मेंशन की कि बिहेवियर एनालिसिस है क्या, कि इट्स अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्शंस, ठीक है, जो भी एक्शंस ऑफेंडर्स ने वहां पे परफॉर्म किए हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि उसने किसी को मारा हो किसी नाइफ के थ्रू, हो सकता है उसने किसी को मारा हो किसी गन के थ्रू, हो सकता है उसने किसी को मारा हो किसी रॉक के थ्रू, हो सकता है कोई और चीज की हो उसने, ठीक है। तो जब हम सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं ना ऑफेंडर के एक्शंस का, कि उसने ये किया है, ये किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, और साथ ही साथ हम इसमें देखते हैं क्लूज लेफ्ट एट द क्राइम सीन। यही जैसे मैंने अभी पहले मेंशन किया है कि बहुत सारे ऐसे क्यूज और क्लूज होते हैं जो कि एक ऑफेंडर ने क्राइम सीन पे छोड़ दिए होते हैं।
अगर तो वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है ना, तो वो बहुत सारे पीछे ना निशान अपने छोड़ के जाता है जिनसे उनको बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में इन चीज़ों को कमिट कर रहा होता है तो वो बहुत कम जो है ना क्लूज पीछे छोड़ता है। तो ये चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पीछे आपको किस तरह के क्लूज मिलते हैं उस पूरे के पूरे क्राइम सीन से, ठीक है। अच्छा, अब ये जब हम चीज़ें कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ हमने ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड करनी होती हैं कि व्हाई एंड हाउ, कि एक जो क्राइम है वो किस तरह हुआ है और क्यों हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, ठीक है, कि हमने पूरे के पूरे सीन का एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद बिहेवियर रिफ्लेक्शन होता है कि हमने जो है अंडरस्टैंड करना होता है कि जो एक्शंस परफॉर्म किए हैं ऑफेंडर्स ने वो उसकी पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल स्टेट्स को जो है ना डिफाइन कर रहे होते हैं। कि अगर कोई साइकोपैथ है ना तो उसने किसी विक्टिम को बहुत बुरी तरह से मारा होगा, ठीक है। बहुत अजीब अजीब उनकी फैंटेसीज होती हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने वहां पे जाहिर किया होगा, शो किया होगा वाइल कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखनी होती हैं। बाकी जो FBI और BAU वगैरह का है, तो इसमें ये जो एक एजेंसी है जो इन चीज़ों को डील करती है, दैट इज एस्टेब्लिश इन 1972, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है क्राइम सीन एविडेंस एंड विक्टिमोलॉजी, ठीक है। तो क्राइम सीन एविडेंस क्या होता है, विक्टिमोलॉजी क्या होती है? तो इट इज़ एक्चुअली मोर देन द फिजिकल एविडेंस, कि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल एविडेंस की, कि हमने वहाँ से जो जो चीज़ें उठानी है और ये चीज़ें करनी। पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने अभी यही मेंशन किया है कि आप उनको कह दें कि जो मीटिंग है वो फुल है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। ये सेशन जो है रिकॉर्ड होके इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर मिल जाएगा, होपफुली इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सारा का सारा जो क्राइम सीन एविडेंस होता है या विक्टिमोलॉजी होती है, ये इट इज़ जस्ट मोर देन द फिजिकल एविडेंस, कि सिर्फ फिजिकल एविडेंसेस ही हमने गैदर नहीं करने होते, बल्कि बहुत सारी और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमने उस सीन से फाइंड करनी होती है, ठीक है। नॉर्मल और कॉमन लोगों के लिए वो सिर्फ एक सीन होता है कि यहाँ पे एक क्राइम कमिट हुआ है, लेकिन जब भी एक प्रोफेशनल, एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ऐसी जगह पे जाता है तो उसके लिए छोटी से छोटी चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं। अगेन मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को कि जो ड्रामा है CID, ठीक है, वहां पे आप लोग, अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो आप लोग देखते होंगे कि किस तरह से एक छोटी से छोटी चीजें भी कलेक्ट की जाती हैं, ठीक है। इवन एक छोटा सा बाल भी हो ना वो भी लिया जाता है, क्यों? क्योंकि बाल से DNA आपका जो है ना पता चल जाता है। तो DNA को मैच करने के लिए, ये करने के लिए, इवन छोटा सा अगर नेल भी वहां पे है तो उसको भी पिक किया जाता है। तो ये बहुत डिटेल में और डेप्थ में जो है ना इन चीज़ों को देखा जाता है जब जब ये क्राइम सीन बिहेवियर एनालिसिस किया जाता है। और विक्टिमोलॉजी क्या होती है कि विक्टिम के बारे में जो आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, कौन है, कहाँ से है, किस तरह से इसके अगेंस्ट एक क्राइम हुआ है, ये वो जितनी भी सारी चीज़ें, दैट इज कॉल्ड एज विक्टिमोलॉजी। इसके बाद साथ ही साथ हम ये चीज़ें भी देखते हैं कि जो एक ऑफेंडर है, अगेन ये चीज़ आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक जो विक्टिम सॉरी जो एक ऑफेंडर है उसकी सिलेक्शन ऑफ विक्टिम जो है कि उसने किस तरह का विक्टिम चूज किया है। ओल्डर पर्सन है, यंगर पर्सन है, बिजनेसमैन है, कोई लेबरर है, किसी भी तरह का जो वो एक अपना विक्टिम को सिलेक्ट करता है, वो चीज़ बहुत उसकी जो है ना ट्रिगर्स को बताती है, उसकी फैंटेसीज को बताती है और उसकी स्पेसिफिक नीड्स को बताती है, ठीक है। अब इसको मैं आप लोगों को ऐसे बताता हूँ, स्पेसिफिकली साइकोलॉजी के जितने भी, होपफुली आप में से ज़्यादातर साइकोलॉजी के ही स्टूडेंट्स हैं, कि आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रॉइड की उसमें भी, कि जब चाइल्डहुड में नीड्स पूरी नहीं होती बच्चों की तो वो एडल्टहुड में जाके बहुत अजीब अजीब तरह से जो है ना बाहर आ रही होती हैं, ठीक है। तो जब हम क्राइम सीन बिहेवियर एनालिसिस भी कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि एक ऑफेंडर ने जो अपना एक विक्टिम सेलेक्ट किया है वो किस तरह का है। वो उसका विक्टिम को देख के ही बहुत सारी उसकी ना चीज़ों का और ट्रिगर्स का आइडिया हो जाता है, उसकी फैंटेसीज का आइडिया हो जाता है, उसकी स्पेसिफिक हमें नीड्स पता चल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये चीज़ भी देखनी होती है कि जो विक्टिम है क्या वो उसके कोई जानने वाला पर्सन है या अननोन पर्सन है, और वो जो विक्टिम है उसमें कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स तो नहीं है ऐसी जिसकी वजह से वो इस ऑफेंडर का टारगेट हो गया। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि अगर कोई एक ऐसा शख्स है जिसके पास
कोई ऐसी एक चीज है बहुत ही आप लोग कह लें यूनिक, कोई ऐसी चीज है जो कि जो ऑफेंडर है ना हमारा, उसको वो चीज शायद पूरी जिंदगी मिली ही नहीं, जिसकी वजह से उस वो जो है ना विक्टिम के अगेंस्ट जेलसी रखता था और इसी वजह से उसने उसको जो है मारा है या उसके अगेंस्ट जो है ना क्राइम कमिट किया है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ विक्टिम जो है ना वो बहुत सारी चीजें बताती है। तो ये चीज भी जब जब सॉरी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं जब वो डीपली इन चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं तो इस चीज़ का भी खास तौर पे ना ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ अगेन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले भी मेंशन करता आ रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम सीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप जब जाते हो सीन पे आप देखते हो कि एक जो पूरा का पूरा सीन है वो बिखरा हुआ है या वो एक ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इसी को देखते हुए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस डिसऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर्स प्रोफाइल। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को ना ये पॉइंट भी इजीली क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड जो ऑफेंडर्स होते हैं ना, अब उन वो बहुत डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे जो एक ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर है वो पूरे के पूरे सीन की या पूरा जो उसने क्राइम कमिट करना है ना वो एक बड़ी प्लानिंग करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है बड़े मेथडोलॉजिकल वे में। ठीक है, उसी के अगेंस्ट जो एक डिसऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर है उसकी जो सारी की सारी कोई प्लानिंग तो होती नहीं, तो उसके जो क्राइम्स उसने कमिट किए होते हैं ना वो बहुत स्पॉन्टेनियस और इम्पल्सिव होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई साइकोपैथ है, सडन उसके माइंड में आया कि उसने क्राइम कमिट करना है तो वो उठेगा, वो जाएगा कहीं पे भी देखेगा उसने क्राइम कमिट कर दिया और वो वहां से भाग जाएगा, उसने पीछे से कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं उसने वो करना। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर एक ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर है तो वो सारी की सारी चीजों को ना प्लान करता है। ठीक है, और वो कंट्रोल्ड और प्रिसाइज एक्शन लेता है। ठीक है, ताकि मैं पकड़ा भी ना जाऊं, मेरे अगेंस्ट चीजें भी ना हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो डिसऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर है उसके बड़ा केओटिक और हैप हैजर्ड किस्म का जो है ना क्राइम सीन आप लोगों को वहां पे मिलेंगे कि बहुत ही ब्रुटैलिटी होती है वहां पे, बहुत चीजें बिखरी हुई होती हैं, ब्लड स्पॉट्स होते हैं, अजीब अजीब जो है वहां पे चीजें आप लोगों को ना नजर आ जाती हैं। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर होगा वो जो है ना पीछे मिनिमल फॉरेंसिक एविडेंस छोड़ता है। यही चीज जो हम पीछे अभी बात कर रहे थे ना कि वो जो ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें जो कर रहा होता है ना वो अपने पीछे एविडेंस बहुत कम से कम छोड़ता है। लेकिन जो डिसऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर है वो बहुत सारे जो है ना ऐसे एविडेंस छोड़ जाता है, जैसे कि वेपन हो सकता है वहां पे छोड़ जाए वो, या फिर हो सकता है किसी भी किस्म का डीएनए उसका वहां से मिल जाए, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोई नील है, कोई हेयर है उसका, ये कि इस तरह की मतलब कोई भी चीज है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर जो है, अगेन ये चीज आप लोग बहुत माइंड में रखिएगा कि वो जो ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर है वो अपेयर्स सोशली कम्पिटेंट। ठीक है, और साथ ही साथ ऑफन ट्रांसपोर्ट्स विक्टिम और द बॉडीज। कि जो ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर है वो आपको ना बाय शक्ल सामने से जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्रिमिनल हो भी सकता है। वो लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लोगों से घुलना मिलना उनको पसंद होता है, बड़ा हंसमुख और इस तरह के होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो ये विक्टिम्स के और इस तरह के आते हैं तो इसी तरह के जो लोग होते हैं जिनको हम एट टाइम्स साइकोपैथ्स भी कहते हैं, तो उनका ऐसा ही होता है जिनसे लोग उनको देख के समझते हैं कि नहीं यार ये तो नहीं कर सकता, इसके थ्रू तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा नजर ही नहीं आता, ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, ये तो बड़ा कम्पिटेंट है, हंसमुख है, लोगों में घुल घुल मिल के रहता है। ठीक है, लेकिन जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं उनका ये तरीका ऐसा होता है। ठीक है, और उसके बाद वो जो विक्टिम्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीजें होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो डिसऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर होगा वो सोशली आइसोलेटेड और ऑकवर्ड होगा। आपने देखे होंगे कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि एक ऑफेंडर है जो कि खास तौर पे नशा करना और लोगों से अलग थलग रहना, तो कोई भी इस तरह की चीज होती है ना तो सबसे पहला शक ऐसे लोगों पे जाता है। ठीक है, और उन लोगों से पूछताछ होती है, चीजें होती हैं, क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड हैं, बड़े ऑकवर्ड हैं, इस तरह की चीजें ना। ठीक है, और साथ ही साथ वो जो डिसऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर हैं वो कोई भी जो एक क्राइम कमिट करते हैं, ये चीज देखने में आई है कि वो रेजिडेंसेस जहां जहां होती है ना, घर और इस तरह की चीजें हैं, तो वो उनके नजदीक जो है कोई भी क्राइम जो है ना कमिट कर रहे होते हैं। और जो ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर उन्होंने ऐसा होता है कि कहीं कोई बहुत दूर लोकेशन है जहाँ पे कोई है नहीं और इस तरह का ना, वो ऐसी जगहों पे जो है यूजुअली क्राइम्स कमिट कर रहे होते हैं। तो गाइस मुझे बताइएगा कि यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, और कोई चीज अगर समझ नहीं आई तो पूछ तो लो। ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर में हम लोग सीरियल किलर्स को कंसीडर कर सकते हैं, और इसके बिल्कुल अलावा कर इसकी कौन सकते सी हैं। एग्जांपल हो सकती हैं जो ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर्स होंगे?
ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर में आप साइकोपैथ्स को भी शामिल कर सकते हैं, सीरियल किलर्स को भी शामिल कर सकते हैं, बल्कि एक मूवी है, आई थिंक मूवी है या सीरीज है, आई थिंक द मिडनाइट क्लब, शायद नेटफ्लिक्स पे है, तो वो आप लोग एक बार देखिएगा। उसमें डिफरेंट स्टोरीज हैं, बट उसमें एक स्टोरी आती है जहाँ पे एक साइकोपैथ है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स की वो स्टोरी उसमें बताई गई है। तो वो सामने से घुलने मिलने में सबके साथ बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके फ्रेंड्स हैं, वो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो उसके क्राइम्स वहां से स्टार्ट होते हैं। देखने में वो किसी को नहीं लगता कि वो इस तरह का है, वो अपने फ्रेंड्स को बुलाता है घर पे और उसके बाद वो क्राइम्स कमिट करता है, ठीक है। और जब दिन निकलता है, सुबह होती है, तो वो यूनिवर्सिटी जाना, सबके साथ बैठना, हंसना, मिलना, घुलना, वो सब चीजें बिल्कुल सही चल रही होती हैं, ठीक है। तो इनको हम जो ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर्स हैं उनमें भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, सीरियल किलर्स को भी, और साथ ही साथ ये साइकोपैथ्स को भी। साइकोपैथ्स हो गए, सोशियोपैथ्स हो गए, इन सबको हम जो है ऐड कर सकते हैं। क्लियर? लाइक तो सर कि साइकोपैथ्स की ये एक स्पेसिफिक उनकी क्वालिटी नहीं है कि वो स्पॉन्टेनियस या इम्पल्सिव एक्शंस परफॉर्म करेंगे, वो कभी नहीं भी कर एग्जैक्टली। सकते। बिल्कुल ऐसे। ओके ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर आपने अभी जो एग्जांपल दी, किस मूवी या सीरीज की जो एग्जांपल दी है, उसमें लाइक वो डे में सबके साथ नॉर्मल रहता है और नाइट टाइम अपना बिहेवियर दूसरा शो करता है, तो इस तरह के डीआईडी डिसऑर्डर्स नहीं हो सकते जो डिसोसिएटिव ड्यूल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब असल में जब जब हम बात करते हैं ना सोशियोपैथ्स की, साइकोपैथ्स की, तो ये इटसेल्फ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है ना उनको होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से उनको ये इम्पल्सिव होती हैं सडनली कि इन्होंने क्राइम कमिट करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को मूवी वाली, सडन मेरे माइंड में आई, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं दे देता हूँ। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है ना, जिसने ये क्राइम्स परफॉर्म जो करता है, कि वो दिन में बिल्कुल सही है, रात को परफॉर्म करता है, तो वो दिन में मॉर्निंग में उसको इस तरह का किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन रात जब होती है तो वो इस तरह के क्राइम्स जब करता है, आप पूरी जब वो सीरीज देखेंगे, मूवी देखेंगे, तो आपको आइडिया होगा उसकी बहुत सारी अनमेट नीड्स हैं, उसको नीड ऑफ डोमिनेंस है। अब वो जब क्राइम कमिट करता है, मुख्तलिफ और ब्रूटल तरीके से वो अपने दोस्तों को, उनको मारता है, ठीक है, तो उसको उसे मिलता है क्या है? डोमिनेंस। अब वो जब आप उसके चाइल्डहुड में जाके देखोगे तो वहां से आपको क्या चीजें मिल रही होती हैं कि उसको अब्यूज किया गया होता है, ठीक है। तो ये जब चीजें आप बहुत डीप जाके जब देखते हैं ना, तब आपको नजर ये चीजें आती हैं कि अनमेट नीड्स और डिजायर्स जो हैं, जो चाइल्डहुड में पूरी नहीं हुई हैं, या बहुत सारे ट्रॉमास हैं जो एसोसिएटेड हैं, तो वो बड़े होके एडल्ट जब एक उसमें जाते हैं, तो वहां पे जाके उनकी पर्सनैलिटी में नजर आते हैं, फिर वो ये क्राइम्स कमिट करते हैं टू गेट दीज नीड्स फुलफिल्ड। और सर सीरीज का या मूवी का नेम आप दोबारा बता सकते हैं प्लीज? द मिडनाइट क्लब। अच्छा सर, इसके अलावा बिहेवियरल इंसाइट्स और ऑफेंडर प्रोफाइलिंग, इन दोनों को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सॉरी, दोबारा पूछिएगा। बिहेवियरल इंसाइट्स और ऑफेंडर प्रोफाइलिंग, ये दो टर्म्स जो हैं, इन्हें हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से? देखिए, जो बिहेवियरल इनसाइट्स है ना, वो हमने खुद से वहां पे, मिसाल के तौर पे बिहेवियर ऑब्जर्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, जिसको हम मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन भी एट टाइम्स कहते हैं। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, जब आप एक पेशेंट को देख रहे होते हो तो आपने उससे बात नहीं की, लेकिन आपने सिर्फ उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया है। एक है जो आप सीन पे जाके चीजों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको हाथ लगाए बगैर, उनको देखे बगैर, सिर्फ आपने ऑब्जर्व कर लिया सीन को देख के, ठीक है। दैट इज योर बिहेवियर इनसाइट्स, के आपने उन चीजों को देख के एक हाइपोथेसिस अपने माइंड में बना लिया टेंटेटिवली, ठीक है। लेकिन जो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग है या जो ऑफेंडर प्रोफाइलिंग है, वो आप पूरे के पूरे सीन को आप देखोगे, चीजें कलेक्ट कर लोगे, चीजें कलेक्ट करने के बाद जाओगे अपनी लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, जहाँ पे जाके वहां पे आपने उनको ऑर्गेनाइज करना है। फिर आप, वो होता है ना कि कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ना, वो करके जब आप आओगे, दैट इज योर ऑफेंडर्स प्रोफाइलिंग, ठीक है। वो एक कंप्लीट आपको एक प्रोफाइल मिल रही होगी कि हाँ, इसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है शायद, ठीक है, इसने इस वजह से, हो सकता है, होंगे सारे वो आपके हाइपोथेसिस कि हो सकता है इसने इस वजह से ये किया हो, ठीक है। इसको आप उससे जोड़ लें, सीआईडी है ना, ड्रामा है, वही बहुत अच्छी इसकी एग्जांपल है कि वो जब तक ऑफेंडर तक नहीं पहुंचते ना, वो सारे के सारे सिर्फ हाइपोथेसिस पे चल रहे होते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे हुआ, शायद ये हुआ होगा, उसने किया होगा, उसने किया होगा, इस तरह से ही चल रही होती हैं चीजें। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है?
सर ये क्वेश्चन एक चैट बॉक्स में भी किया गया था एंड आई हैव द सेम क्वेश्चन कि क्या कोई जो ऑफेंडर है वो शुरू में डिसऑर्गेनाइज्ड हो लेकिन वो अपने क्रिमिनल पैटर्न के बाद वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, ऐसा पॉसिबल है या शुरू बिल्कुल से ही वो पॉसिबल है। ऑर्गेनाइज्ड होगा या डिसऑर्गेनाइज्ड होगा? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, चेंज हो सकता है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, आई थिंक अंसर ने क्वेश्चन किया है कि साइकोपैथ थेरेपीज के साथ ठीक हो सकते हैं। नहीं, ठीक नहीं हो सकते, ये उनका पैटर्न ही ऐसा आई थिंक होता है। मैनेज शायद किसी हद तक थोड़े बहुत किया जा सकता है उनको, बट उनको ठीक आई थिंक नहीं किया जा सकता, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मुझे आइडिया है इस हवाले से। अच्छा, ये आई थिंक किसी का माइक ऑन है, प्लीज ये टर्न ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा एलिजा, आपने क्वेश्चन किया है कि अगर किसी ने मर्डर किया हो और पॉइजन और समथिंग ये गला पिलो है और बॉडी ऊपर हैंग कर दिया हो, बाद में ये आएगी देखने में। अच्छा, ये जिस आपने अलीजा क्वेश्चन किया है ना, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आई थिंक इसको मैं आगे क्लियर करूंगा, बल्कि चलिए मैं इसको साथ साथ ही क्लियर कर देता हूँ। होता ये है कि एट टाइम्स जो एक ऑफेंडर है ना, वो सीन को चेंज करने की भी कोशिश करता है कि एक उसने क्राइम कमिट किया और वो उसको चेंज करने की कोशिश करता है कि शायद ऐसा लगे कि ये एक हादसा है, ठीक है। लेकिन आप उसमें मिसाल के तौर पे जैसे मैंने मेंशन किया ना, आपने कहा कि इसका बिहेवियर एनालिसिस या क्राइम को कैसे जो है ना एनालिसिस किया जाए, सबसे जो पहली चीज होती है ना, सिर्फ यही होती है कि आपने जाके सीन को देखना है और वहां पे प्रॉपर पूरी तरह से आपने ना जांच करनी है, एक एक चीज उस सीन से आपको कुछ छोटे से छोटी चीज भी मिल रही है ना, वहां से आपने उसको कलेक्ट करना है, इवन इफ इट्स अ हेयर, ठीक है। एक छोटा सा बाल भी है ना जो आपको वहां नजर आ गया, आपने उसको कलेक्ट करना है। हो सकता है क्योंकि जरूरी नहीं कि वो बाल अगर या डीएनए कुछ है तो ऑफेंडर का ही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद उसी का हो। तो आप जब हाइपोथेसिस बना रहे होते हो क्राइम सीन के ऊपर, तो आप सारी चीजों को जो है ना हिसार में लेते हो, इकट्ठा करते हो, कलेक्ट करते हो, ताकि बाद में आप उनकी प्रोफाइलिंग कर सको और किसी जो है एक रिजल्ट तक पहुंच सको। अच्छा, किसी का और कोई क्वेश्चन है या हम टॉपिक पे आगे मूव करें? आंसर, जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि साइकोपैथ्स का ये पैटर्न बनाना, इसके पीछे कोई पार्टिकुलर रीजन है? बिल्कुल रीजंस होती हैं। रीजंस अगर आप इनको डीप मतलब स्टडी करेंगे तो आपको रीजंस जो मिलेंगी ना वो चाइल्डहुड से मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम चाइल्डहुड से रीजन आपको मिलती हैं, इनके अनमेट नीड्स, डिजायर्स, ये चीजें होती हैं ना, इनकी वजह से ये जो है ना पीछे इस तरह के पैटर्न्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर नीड फॉर डोमिनेंस है, तो जो साइकोपैथ है वो बुरी तरह से एक इंसान को टॉर्चर करेगा। क्यों? टू गेन द डोमिनेंस। उसको ये फील आएगी ना कि आई एम डोमिनेंट, मेरी ये नीड इस तरह से फुलफिल हो रही है, तो वो इस तरह की चीजें सर्जत करते हैं। तो ये जितने भी उनके पैटर्न्स बने हुए होते हैं, उनके पीछे यही रीजंस होती हैं कि कहीं ना कहीं, बल्कि पॉइंट आगे आ भी रहा है कि इनके ना चाइल्डहुड में कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, अनमेट नीड होती है, कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी वहां से जो है होता है, ठीक है। नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज कनेक्टेड टू चाइल्डहुड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कनेक्टेड टू चाइल्डहुड। अच्छा, इसके बाद है नहीं, स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता उनको, सडन इम्पल्सेस होती हैं तो वो कमिट कर देते हैं कोई भी एक क्राइम जो उनके माइंड में आता है। ये हो गए सीरियल किलर्स जो होते हैं, उनके आई थिंक स्पेसिफिक होता है कि उनका टारगेट्स होते हैं, बट जो साइकोपैथ्स होते हैं उनके, जहाँ तक मेरे इल्म में है, कि उनके टारगेट्स नहीं होते। अच्छा गाइस, हम पहले क्योंकि टॉपिक को थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जो है ना जल्द से जल्द कंप्लीट करके देन आप लोगों के ना क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा रह गया। तो अगर मिसाल के तौर पे कुछ रह भी जाता है तो इंशाल्लाह इस पे हम बाद में कोई और सेशन रख लेंगे, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, बट पहले मैं ज़रा इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, देन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। ओके, तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग टेक्निक्स, ठीक है। अब जब हम साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो उसमें भी अगेन 3 चीजें आती हैं, ठीक है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो पहली चीज आती है कि इंजरी एनालिसिस,
कि आप लोगों ने एग्जामिन करना है द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ विक्टिम इंजरीज, कि एक जो ऑफेंडर है उसने किस तरह के जख्म दिए हैं, किस तरह की इंजरीज दी हैं अपने विक्टिम को। तो उससे हमें ऑफेंडर की इंटेंट भी पता चल जाती है कि वो इसको मारना चाहता था या जस्ट इसको टॉर्चर करना चाहता था या इसको ब्रूटल वे में मारना चाहता था, या क्या मतलब उसके पीछे जो है ना इंटेंट थी वो भी पता चलती हैं। और साथ ही साथ अग्रेशन लेवल भी हमें पता चल जाता है कि अगर तो थोड़ा बहुत टॉर्चर किया तो हो सकता है अग्रेशन लेवल कम हो, अगर बहुत बुरी तरह से हिट किया है या टॉर्चर किया है तो इसका मतलब बहुत एग्रेसिव टेंडेंसीज थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ना ऑफेंडर की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता रही होती हैं। उसके बाद सेकंड चीज है विक्टिम पोजीशनिंग। ये मैंने स्टार्ट में भी मेंशन किया था कि हमने वहां पे एनालाइज करना होता है साथ ही साथ कि मिसाल के तौर पे जो विक्टिम है उसकी बॉडी वो छोड़ी गई है वहां पे या वो गिरी है, और वो किस पोजीशन में है, और उसको कोई सिंबॉलिक एक्ट्स तो नहीं वहां पे कुछ परफॉर्म किए गए या कोई रिवीलिंग मैसेजेस तो नहीं छोड़े गए वहां पे हायर अथॉरिटीज के लिए या किसी के लिए। ठीक है, तो ये चीजें भी हमने ना साथ साथ देखनी होती हैं। इसके बाद सीन ऑल्ट्रेशंस, ये अभी मुझसे आई थिंक किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था यही सुसाइड के हवाले से। तो इसमें ये चीज़ मैंने भी मेंशन की थी कि सीन अल्ट्रेशन होती है कि हमने वो चीज़ें वहाँ से आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि क्राइम सीन में ऑफेंडर ने किसी किस्म की जो है ऑल्टर तो नहीं करने की कोशिश की है सीन को, ताकि वो नैरेटिव चेंज कर दे कि अगर मिसाल के तौर पर उसने किसी को मारा है और वो उसको चेंज कर रहा हो इसमें कि इसने सुसाइड कमिट किया है। ठीक है, तो मर्डर को अगर सुसाइड में वो बनाने की कोशिश कर रहा हो तो हमने ये चीज़ें वहाँ पे देखनी होती हैं। ठीक है, तो ये हम जब वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे होते हैं क्राइम सीन से, तो हम वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें, निशानात, ये वो सब कुछ हम जो है ना इनको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग टेक्निक्स। अच्छा, अब इसमें अच्छा साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग टेक्निक में जैसे मैंने भी कहा ना कि सिंबॉलिक एक्ट्स ऑफ ऑफेंडर्स, ये वो, इसमें अगेन आप लोग ना वो मिसाल भी ले सकते हैं जो धूम मूवी वाली मैंने अभी दी है ना, कि ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो जब जब क्राइम कमिट करता है तो वो पीछे अपना एक साइन छोड़ता है। ठीक है, और वो साइन किस वजह से है कि वो कहता है कि मैं पुलिस के लिए साइन छोड़ रहा हूँ, वो मुझे चेस करे। अब उससे उसको क्या चीज़ मिल रही है, उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं। ठीक है, वो डोमिनेंट नजर आ रहा है कि मैं सामने से कुछ भी कर देता हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, और ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो इस तरह की नीड्स होती हैं यूजुअली इस तरह के जो क्राइम्स कमिट हो रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग फ्रॉम क्राइम सीन्स। ठीक है, अब इसमें हमारा मेन फोकस होता है कि हमने जो है ना ऑफेंडर जो है उसका पूरा का पूरा एक पोर्ट्रेट कंस्ट्रक्ट करना होता है, एवरी बिहेवियरल क्यूज। ठीक है, छोटे से छोटा भी जो क्यू है ना हमने वो वहां से कलेक्ट करना है, उसको देखना है। इसके साथ साथ पीस ऑफ साइकोलॉजी सॉरी फिजिकल एविडेंस, यही यही वो पीछे वाली बात है जो हमने अभी की है कि कोई भी अगर एक फिजिकल छोटे से छोटा भी हमें एविडेंस मिल रहा है, हमने उसको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। साथ ही साथ ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। दोनों ने मिलके काम करना होता है। कभी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये इस चीज़ को देखना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए, और साथ ही साथ वो डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आगे एक रिजल्ट तक पहुंचाने में। अच्छा, इसके बाद है बिहेवियरल सीक्वेंस एनालिसिस इन सीरियल किलर्स। अच्छा, इसमें जब हम बिहेवियर सीक्वेंस एनालिसिस को करते हैं तो ये कंसिस्ट होता है मैपिंग एंड ऑफेंडर्स लाइफ इवेंट्स। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रोबेबली इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो चैट बॉक्स में भी आपने दिए वो क्लियर हो जाएंगे कि मैपिंग एंड ऑफेंडर्स लाइफ इवेंट्स। अब मिसाल के तौर पे इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, इसमें होता है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और एब्यूज़। ठीक है, एंड कोरिलेटिंग दीज बायोग्राफिकल डिटेल्स। अब मिसाल के तौर पे कोई एक ऑफेंडर है, क्राइम सीन से हमने जो है मैप करना होता है उसके लाइफ इवेंट्स को। मिसाल के तौर पे क्राइम सीन से तो हमने जो कुछ कलेक्ट करना था कर लिया, अब हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अब उन सस्पेक्ट्स पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट और जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो उन पे जो है ना कार्रवाई वगैरह कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो उनके चाइल्डहुड को स्पेसिफिकली जो है ना स्टडी किया जाता है ताकि उसमें से फाइंड की जाए कि कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा या अब्यूज तो नहीं है, और अगर ऐसा हो तो उनको फिर कोरिलेट किया जाता है करंट क्राइम सीन के साथ।
ठीक है, कोई ना कोई, मिसाल के तौर पे अगर चाइल्डहुड में कोई अनमेट डिजायर्स, नीड्स, इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो उनको फुलफिल करने के लिए इस इंसान ने ये एक्ट परफॉर्म किया, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा और स्पेसिफिक टाइप ऑफ अब्यूज़ जो है वो लिंक होते हैं यूनिक सिग्नेचर्स के साथ, रिचुअल्स के साथ और मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स के साथ। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान है चाइल्डहुड में, उसके साथ जो है ना कोई ट्रॉमा है या कुछ स्पेसिफिक अब्यूज़ हुआ है उसके साथ, ठीक है, वो आप लोग कुछ भी माइंड में रख सकते हैं, एनी अब्यूज़ कुछ भी ले सकते हैं जो उसके साथ हुआ है चाइल्डहुड में, जो उसने फेस किया है, जो बाहर नहीं निकल सकी चीज़ें, ठीक है। अब वो ग्रो करता गया एग्रेशन और वो सारी चीज़ें उसमें ना अंदर इकट्ठी होती गई, तो एट द एंड हुआ क्या कि वो चीज़ें फिर इस तरह से बाहर आती हैं कि वो सिग्नेचर्स छोड़ जाते हैं या सिग्नेचर वे में लोगों को मारते हैं या ब्रुटैलिटी शो करते हैं या हार्म करते हैं, और रिचुअल्स भी वो फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है, सेम चीजें जो है ना वो रिपीट कर रहे होते हैं, हर क्राइम जो वो कमिट करते हैं उसमें कोई एक चीज सिमिलर जरूर होती है जो कि बाकी सारे के सारे क्राइम्स को उस स्पेसिफिक ऑफेंडर के साथ जोड़ रही होती है, ठीक है। और साथ ही साथ उनके क्राइम्स जो हैं वो भी बहुत स्पेसिफिक तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद बिहेवियरल एविडेंस एनालिसिस, जब इसकी तरफ हम आते हैं तो इसमें हम ये बात करते हैं कि ये बेसिकली एक सिस्टमेटिक मेथड है, एक तरीका है जिसमें हम नॉन वर्बल क्यूज को इंटरप्रेट करते हैं और साथ ही साथ वर्बल एक्शंस को भी इंटरप्रेट करते हैं क्राइम सीन पे। एग्जाम्पल आप लोगों को इसकी इस तरह देता हूँ, चलो पहले फोकस वगैरह बताता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल देता हूँ। अब इसमें फोकस मेन होता है ऑन द एक्शंस एंड बिहेवियर्स एट द क्राइम सीन, के एक जो मिसाल के तौर पे ऑफेंडर है उसने क्या एक्शंस परफॉर्म किया, क्या बिहेवियर उसका था, ये आप लोग हाइपोथेसाइज कर रहे होते हैं क्राइम सीन पे, फोकस आपका उस पे होता है। उसके बाद एविडेंस डिफरेंशिएशन, ये बहुत ज़रूरी होती है कि हमने एज अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट केयरफुली डिस्टिंग्विश करना होता है बिटवीन रेलिवेंट एंड नॉन रेलिवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके हिसाब से जब आपने वहाँ से सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली, अब आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो हैं रेलिवेंट हैं इस क्राइम के साथ और ये चीज़ें नॉन रेलिवेंट हैं, ये इररेलेवेंट हैं। उन जो इररेलेवेंट होंगी उनको आप साइड पे कर देंगे, जो रेलिवेंट होंगी उन पे आप फिर स्टडी और इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हो, और उन्हीं की बेस पे फिर आप हाइपोथेसिस को जनरेट करते हो और हाइपोथेसिस की बेस पे आप इन्वेस्टिगेट करते हो और इन्वेस्टिगेटिव गाइडेंस प्रोवाइड करते हो अथॉरिटीज़ को, ठीक है, एज अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कह रहा था तो वो देता हूँ, अगेन फ्रॉम द ड्रामा CID। तो वहां पे मैंने एक एपिसोड देखा था। अब इसमें जैसे बात हुई है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल जो है ना एक्शंस को हम लोगों ने स्टडी करना होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सस्पेक्ट्स हैं कुछ, ठीक है, तो वो जो एक एपिसोड मैंने देखी थी ना वो इस तरह से मुझे इससे रिलेट करती हुई नजर आई कि एक सस्पेक्ट था, एक क्रिमिनल था जिसने एक बच्चे, आई थिंक स्लाइड शो हो रही हैं, अगर आपको नहीं हो रही तो आई थिंक आप दोबारा से देखिएगा, मुझे बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा कि स्लाइड शो हो रही हैं क्यों। ओके, तो जो एग्जांपल मैं दे रहा था वो ये कि एक क्राइम था, एक क्रिमिनल था, एक सस्पेक्ट था, एक ऑफेंडर था, उसने कोई क्राइम सरजद किया, ठीक है। अब ही यूज्ड टू वेयर ग्लासेस, ठीक है, स्पेक्स, चश्मा लगाता था वो। उसने एक क्राइम कमिट कर दिया, क्राइम कमिट करने के बाद उसको काफ़ी टाइम भी गुजर गया, उसने अपने आप में चेंजेस भी कर लिए, उसने अपने ग्लासेस भी उतरवा दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो पकड़ा किस तरह से गया, इस तरह से पकड़ा गया वो कि जो चश्मा लगाते हैं ना लोग, आई थिंक वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि जब आप ग्लासेस लगाते हैं तो आप बार बार ग्लासेस को अपनी आंखों की तरफ उठाते हैं फिंगर के थ्रू, ठीक है, वो बार बार आप ना करते हैं, ऐसे ऊपर करने की कोशिश करते हैं जब जब चश्मा नीचे आता है। तो उसकी वो आदत जो थी, वो पैटर्न जो था वो नहीं गया था, इवन तो उसने ग्लासेस हटवा लिए थे अपने जो क्या कहते हैं लेंस लगवा लिए थे, सब कुछ कर लिया था, लेकिन वो जो एक जेस्चर था ना नॉन वर्बल, जो इसका जेस्चर था कि फिंगर को उसने ऐसे पॉइंट करना है ग्लासेस को ऊपर करने के लिए, तो वो कंटिन्यू मतलब चल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से वो बाद में पकड़ा गया। तो ये छोटे छोटे वर्बल और इवन नॉन वर्बल क्यूज होते हैं जिनको देखना होता है, जिन पे काम करना होता है क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है दैट इज फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूशन टू इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है।
क्विकली इस पे मैं करूंगा। पहला इसका पॉइंट है कि सस्पेक्ट पूल रिफाइनमेंट होती है, कि जब भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कि उन्होंने एक सीन को आइडेंटिफाई किया, बिहेवियरल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया, अब वो नैरो डाउन कर देते हैं पोटेंशियल सस्पेक्ट्स की लिस्ट को इन्वेस्टिगेटर्स के पास, कि इस सीन को देखते हुए हो सकता है ये लोग हैं जो सस्पेक्ट हो सकते हैं और ये लोग हैं जो सस्पेक्ट नहीं है, तो इनको आप साइड पे कर दें, इनको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सस्पेक्ट का पूल रिफाइन हो जाता है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। मेंटल स्टेटस जो असेसमेंट होती है या मेंटल स्टेट असेसमेंट होती है वो भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ कोर्ट रूम टेस्टिमनी यानी कि कोर्ट के अंदर जो है सबूत को प्रोवाइड करना है, लीगल टीम्स की हेल्प करनी है, तो ये सारा कुछ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी साथ साथ जो है कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस। तो चैलेंजेस क्या होते हैं और इसमें लिमिटेशंस क्या हैं? तो पहली चीज है कि जिसमें आती है दैट इज वेरिएबिलिटी इन प्रोफाइलिंग एक्यूरेसी। वो किस तरह से होती है कि मिसाल के तौर पे जब क्राइम सीन के ऊपर आप स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, ठीक है, तो एट टाइम्स ऐसा हो जाता है कि एक ऑफेंडर जो है ना, उसने जो बिहेवियर परफॉर्म किया वो बिहेवियर बहुत ही कॉमन है, वो बहुत सारे लोगों में कॉमनली एग्जिस्ट करता है वो बिहेवियर जो उसने शायद परफॉर्म किया, यानी कि या जो उसका बिहेवियर है क्राइम सीन के ऊपर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेंशन है द सक्सेस ऑफ अ प्रोफाइल ऑफन डिपेंड्स ऑन द यूनिकनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ऑफेंडर्स बिहेवियर एंड इट्स यूटिलिटी डिमिनिशेस व्हेन द बिहेवियरल पैटर्न्स आर कॉमन एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कि जब जब बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं कॉमन हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्रिमिनल की प्रोफाइल निकालना। अगर कुछ यूनिकनेस है, अच्छा इस चीज से आप लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई यूनिक चीज है ना तो बहुत जल्द क्रिमिनल तक आप पहुंच जाओगे, लेकिन अगर कुछ यूनिक चीज है ही नहीं, सब कुछ कॉमन है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक जो है चैलेंज आता है, लिमिटेशन है ये। उसके बाद ह्यूमन कोग्निटिव बाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ ये चीज। अगर हम क्राइम सीन को भी हटा देना, नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, किस तरह से? मिसाल के तौर पे आप किसी भी एक जगह पे हो, आपने एक कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो आपको जो पहला क्यू मिलेगा ना, या पहला स्टिमुलस मिलेगा, आप उसको पकड़ के उसकी बेसिस पे आप कहोगे नहीं जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। बाकी बड़े बड़े आपको जो है ना सबूत सामने नजर आ रहे होंगे, आप उनको इग्नोर कर दोगे। दैट इज ह्यूमन कोग्निटिव बाइस, कि आपने पहली एक चीज मिली और आपको लग रही थी कि ये सही है, और आपने बस उसी को पकड़ लिया एंड यूर लाइक कि नहीं, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ये चीज मेन है, इसके बेसिस पे जो नतीजा निकल रहा है हमने वो निकालना है। ठीक है, तो वहां पे जो है ना इस तरह के प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये एक बाइस भी है। उसके बाद एथिकल कंसर्न्स इसमें आ जाते हैं, जो कि साथ साथ शामिल होते हैं, और लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन भी इसमें होती है। अच्छा, ये एक पॉइंट है, इसको बस मैं जल्दी जल्दी अब बताता हूँ और हम अपने सेशन को यहाँ पे ख़त्म भी करते हैं। अच्छा, एडवांसेस एंड टेक्नोलॉजी इन बिहेवियर एनालिसिस में फॉरेंसिक साइकोलॉजी का जो फ्यूचर है वही एआई बेस्ड है, कि इसमें डेटा एनालिटिक्स सब इम्प्रूव हो रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी आ रही है, जिसकी वजह से वर्चुअल रियलिटी में हम क्या कर सकते हैं कि एक सीन को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिमुलेशन में जाके, कि अगर कहीं पे ब्लड स्पॉट्स पड़े हुए हैं तो हम उनको सिमुलेशन में जाके देख सकते हैं कि कैसे एक सीन हुआ होगा, यहाँ यहाँ पे चीज़ें इस तरह से गिरी होंगी, ये चीज़ें हुई होंगी, तो हम इस तरह से इसको अच्छे से और समझ सकते हैं। साथ ही साथ एआई एंड मशीन लर्निंग फॉर पैटर्न रिकग्निशन अब आने लग गया, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन ऑफ न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी इसमें शामिल है, जिसमें हम रिजल्ट्स पे पहुंचने के लिए एफएमआरआई भी यूज़ करने लग गए हैं, अब ईईजीज भी हम लोग यूज़ करने लग गए हैं। ठीक है, ताकि हम इम्पल्सिविटी, एग्रेशंस और डिसीजन मेकिंग जो ऑफेंडर्स करता है वो हमें जो है ना आइडिया हो जाए, ताकि हम एक नतीजे पे पहुंच सकें। ठीक है, सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मुझे आप लोग बता दें, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का वो पूछ लें आप लोग यहाँ पे, या टेक्स्ट में आप लोग ड्रॉप कर दें, और सेशन के हवाले से भी ज़रूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, कुछ नया आप लोगों को पता चला, नहीं चला, कुछ सीखा, और ये सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा। सो इट्स ओवर टू यू नाउ, फ्रॉम माय साइड इट्स डन।